ओके। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रू गॉज। लास्ट वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस किया था। जैसे वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही स्क्रू गॉज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने सीखा था कि वर्नियर कैलिपर का यूज क्या है। जब हमें नॉर्मल जो हमारा स्केल होता है, वो उसका रेजोल्यूशन आपको पता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर से भी कोई छोटी चीज मुझे मेजर करनी है, 0.4 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, तो वो उस स्केल से मेजर नहीं हो सकती है। उसको मेजर करने के लिए हमारे क्या काम आता है, वर्नियर कैलिपर काम आता है। अब वर्नियर कैलिपर की भी एक लिमिट है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको पता है कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगर उससे भी छोटी वैल्यू हमें मेजर करनी है, मान लो हमें मिलीमीटर का 30th पार्ट मेजर करना है या 50th पार्ट मेजर करना है, तो अगर हमें और छोटी वैल्यू मेजर करनी है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूज में आता है स्क्रू गॉज। तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्क्रू गॉज, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम और छोटी वैल्यू मेजर करते हैं। माने जिस रेजोल्यूशन तक हमारा वर्नियर कैलिपर वैल्यूज मेजर करके देता है, उससे भी छोटी वैल्यूज हमें मेजर करके देगा ये स्क्रू गॉज। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है ये स्क्रू गॉज। सबसे पहले देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन देता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू। ये स्क्रू पे वर्क करता है। बेसिकली इसमें एक स्क्रू लगा होता है, तो इसको आप रोटेट करके स्क्रू को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पे वर्क करता है। यूज क्या है, आप जब प्रैक्टिकल करोगे क्लास 11th में, तो आपके प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नंबर 2, वर्नियर, पहला वर्नियर कैलिपर पे और दूसरा स्क्रू गॉज पे। स्क्रू गॉज से आप क्या मेजर करते हो, डायामीटर ऑफ अ थिन वायर। एक थिन वायर का आप डायामीटर मेजर करोगे, और दूसरा थिकनेस ऑफ अ शीट। किसी शीट की थिकनेस मेजर करना और डायामीटर किसी थिन वायर का, ये हम मेजर करते हैं किससे, स्क्रू गॉज से। ठीक है। अब आपके सामने ये डायग्राम है स्क्रू गॉज की। समझ लेते हैं क्या क्या चीजें। जैसे ये पहले वाला जो एंड है, फर्स्ट एनविल है, उसके बाद आपके पास स्पिंडल है ना। ये स्पिंडल पे आपके पास ना स्क्रू की तरह ही क्या रहते हैं, थ्रेड्स लगे होते हैं। जैसे स्क्रू पे होते हैं वैसे ही स्पिंडल पे थ्रेड्स लगे होते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब स्क्रू की तरह। आपको पता है स्क्रू पे ऐसे ऐसे थ्रेड्स होते हैं, डिविजन्स होती हैं। ऐसे ही इस पे भी क्या होंगे, ऐसे ऐसे करके डिवीजन। ये स्क्रू है बेसिकली। आप पीछे सर्कुलर जो आपका ये थिम्बल है या रैचेट है, वहां से आप इसको रोटेट करोगे, गोल घुमाओगे, तो ये जो स्पिंडल है ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये फिक्स होता है, जो एनविल है ये फिक्स होता है। तो इसको आप मूव करते जाओगे, एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल इस एनविल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब इसके बीच में ये बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, जब इसके बीच कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मेजरिंग फेसेस लिखे हुए हैं। इसके बाद क्या है, बैरल और स्लीव, फिर थिम्बल। थिम्बल ये जहां से आप इसको रोटेट करोगे, और पीछे एक क्या लिखा हुआ है, एक रैचेट स्टॉप है। यहां से भी आप इसको रैचेट को आप क्या करते हो, इसको गोल गोल घुमाते हो। तो जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो ये रैचेट एक छोटी सी आवाज करता है ना, घड़ी की सुई की तरह टिक की आवाज करेगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, लॉक हो गया। ठीक है। नीचे फ्रेम लिखा है, फ्रेम के ऊपर लिखा है 0 to 25 mm। ये 0 to 25 mm का मतलब है कि आपकी ये जो मेन स्केल है बच्चों, ये है मेन स्केल। ये जो बेस लाइन, इसको बेस लाइन बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है। बेस लाइन पे स्केल बनी हुई है, देखो 0, 5, 10 आगे आगे बनी होगी, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये आपकी क्या है, ये मेन स्केल है। ठीक है। ये मेन स्केल मिलीमीटर स्केल होती है, नॉर्मल स्केल होती है हमारी। और 0 to 25 का मतलब है कि ये मेन स्केल आप ओपन करते जाओगे तो मैक्सिमम 25 तक ओपन होगी, और आप स्क्रू को इसको पीछे करते जाओगे और रोटेट करोगे आप इसको, तो पीछे ये ओपन होती जाएगी, मेन स्केल ओपन होती जाएगी। कहां तक, 25 mm तक, कि 25 mm की स्केल है। अगर यहां पर 0 to 30 mm लिखा होता तो माने ये 30 mm की स्केल है, और ये नॉर्मल स्केल है, मिलीमीटर स्केल है। ठीक है। इसी चीज को हम मेन स्केल भी बोलते हैं, और इसको पिच स्केल भी बोलते हैं। मेन स्केल और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिच स्केल। फिर आपके पास ये थिम्बल के ऊपर एक देखो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर डिवीजन बने हुए हैं। यहाँ पे 0 है, ऊपर की तरफ 5, फिर 10, फिर ये गोल सर्कल में कितने तक, 50 है। ये वाला जो
स्क्रू गॉज है, इस पे 50 डिवीजन है, किसी पे 100 भी हो सकते हैं, किसी पे 150 भी हो सकते हैं। जो हमारे डायग्राम में इस पे 50 है, देखो 0 5 10 और घूम के जब वापस आ रहा है तो 45 और 5 ऐड करोगे तो 50। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो आपकी स्केल है ये है सर्कुलर स्केल। तो आपके पास दो तरह की स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ठीक, चलिए ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट के बारे में देखते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। पिच क्या होता है, पिच का मतलब है कि सबसे छोटी रीडिंग कितनी है मेन स्केल पे। तो मेन स्केल मैंने आपको बताया ये मेन स्केल नॉर्मल मिलीमीटर स्केल है, तो सबसे छोटी रीडिंग कितनी है इस पे 1 मिलीमीटर है, इसी को पिच बोलते हैं। तो मैंने अगर यहां पर मुझे लीस्ट काउंट निकालना होगा तो कितना हो आ जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस सर्कुलर स्केल डिवीजन में 50 है, देखो इसमें कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50 है, तो 50 से डिवाइड कर दूंगा तो ये जो भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.02 आएगी, शायद 0.02 mm। ये आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा अगर इस डायग्राम के हिसाब से हम लीस्ट काउंट निकालें, जो आपका ये स्क्रू गॉज है डायग्राम में 0.02 mm। क्लियर। पिच का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। जब स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाता है, जब ये स्क्रू को गोल घुमाया जाता है, एक जब कंप्लीट रोटेशन होगा तो ये जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको पिच बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 1 mm ही कवर करता है, जितना मेन स्केल पे एक रीडिंग होता है उतना ही डिस्टेंस एक कंप्लीट रोटेशन में ये कवर करता है। या हम बोलते हैं ये जो डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। इन दो थ्रेड्स के बीच की जितनी डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस कवर करता है, और हर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे होता है। ठीक, चलिए आगे क्या है, हाँ ये लिख लिया हमने, समझ भी लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ही होता है, वही सबसे छोटी रीडिंग होती है मेन स्केल की। तो ये सारी चीजें सेम ही है, सेम ही मतलब है इन सब चीजों का। मेन स्केल को ही पिच स्केल भी बोलते हैं, तो पिच स्केल का मतलब है मेन स्केल। ठीक है, फॉर मोस्ट कॉमन स्क्रू गॉज, जो हमारे पास लैब में सबसे ज्यादा कॉमन स्क्रू गॉज होता है उसमें 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। जो मेन स्केल होता है वो मिलीमीटर स्केल होता है, मैंने आपको बताया ये जो मेन स्केल है ये मिलीमीटर स्केल होता है। एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने होते हैं 100 होते हैं। अभी जो डायग्राम में था उसमें 50 थे। जनरली बहुत सारे स्क्रू गॉज ऐसे भी होते हैं जिनमें 100 भी होते हैं, किसी में 200 भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 100 नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं और 1 mm क्या होता है मेन स्केल होता है, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट रीडिंग। तो उस हिसाब से लीस्ट काउंट, वैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया 0.01 mm। ठीक, पिच याद रहे, पिच क्या होता है, पिच का मतलब है कि मेन स्केल रीडिंग सबसे छोटी वाली मेन स्केल रीडिंग कितनी है, या मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, वो मिलीमीटर स्केल होती है। क्लियर। और डेफिनेशन वाइज क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। चलिए लीस्ट काउंट हमने समझ लिया। लीस्ट काउंट के बाद हमारे पास क्या आता है, रीडिंग ऑफ अ स्क्रू गॉज। जैसे ही रीडिंग हम क्या करते थे, जैसे रीडिंग हम लेते थे वर्नियर कैलिपर से, रीडिंग होती थी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पर क्या है, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। रीडिंग का मतलब है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीडिंग है। तो रीडिंग कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग माने पिच स्केल पे जो मेन स्केल पे रीडिंग है। सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी हमने किया था। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। वहां पर क्या होता था, वर्नियर की स्केल होती थी, यहां पर सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। जैसे ये आपकी सर्कुलर स्केल है ना, इस सर्कुलर स्केल पे ये जो डिवीजन्स हैं, जैसे यहाँ पर तो जीरो ही कोइंसाइड कर रहा है, वो वैसे ही एडजस्टेड है कि जीरो ही बेस लाइन पे आ रहा है ना, ये वाला आप देख पा रहे होंगे कि ये जीरो ही बिल्कुल बेस लाइन पे आ रहा है। लेकिन जनरली जब आप रीडिंग लोगे तो कोई ना कोई डिवीजन आएगा जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, वो 35 हो सकता है, 38 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिवीजन की बात हो रही है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास जीरो एरर इन अ स्क्रू गॉज। जीरो एरर का क्या मतलब है, देखिए
जीरो एरर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, उससे रीडिंग नहीं ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करेंगे 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 जब तक ये जो आपके पास मेजरिंग फेस है, कौन सा, जो राइट वाला मेजरिंग फेस है, वो लेफ्ट वाले मेजरिंग फेस के साथ अटैच ना हो जाए। जब ये दोनों फेसेस क्या होंगे, दोनों फेसेस एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये वाला मूव करेगा इधर की तरफ। तो जब ये दोनों फेसेस लॉक हो जाएंगे, रैचेट आपका आवाज कर देगा, ये लॉक हो जाएगा। तब अगर आपका 0 0 बिल्कुल एक लाइन पे आ जाए तो कोई जीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर जीरो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड ना करे तो मतलब जीरो एरर होता है। ठीक है, तो क्या है जीरो एरर? एरर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग व्हेन द ट्रू रीडिंग एट दैट टाइम इज जीरो। माने जब रीडिंग जीरो होनी चाहिए थी, अगर इंस्ट्रूमेंट तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, तो हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और उस एरर को हम कहते हैं जीरो एरर। ठीक है, the zero mark of the circular scale does not coincide with the baseline of mean scale। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग वैसे केस में क्या करते हैं, करेक्ट रीडिंग में जो होती है, जो हमारी रीडिंग है उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, और कैसे ठीक करते हैं, उसमें से जीरो एरर माइनस कर देते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव एरर को ऐड किया जाता है, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है। ठीक है, वो भी हम लास्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर में डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो एरर आपके दो तरह के होते हैं, हमने डिस्कस किया था, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, फाइनल रीडिंग में से क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, और नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए, और जीरो एरर होता क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन। अब नीचे समझते हैं, हमें इजीली समझ आ जाएगा। देखो, अगर बेसलाइन के साथ जीरो बिल्कुल अटैच हो गया तो नो जीरो एरर, ये हमें दिख रहा है कि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, ये जीरो जीरो बिल्कुल एक ही लाइन पे आ रहे हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह गया। देखो, सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रह गया और ये बेसलाइन ऊपर रह गई, तो अभी क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर इस पॉजिटिव जीरो एरर को मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई है कितना ये, तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये कितना होगा, लीस्ट काउंट जनरली इस वाले, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस पे 50 डिवीजन है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.02। अभी तो निकाला हमने, देखो ये निकाला ऊपर 0.02 है ना, 50 डिवीजन वाले का। तो लीस्ट काउंट, देखो जीरो एरर का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है आपके साथ जीरो के ऊपर काउंट करो सर्कुलर स्केल पे, 0 1 2, सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो कितना आ गया ये 0.04। पॉजिटिव एरर इस डायग्राम के हिसाब से 0.04 आएगा। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, जब सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला जाएगा बेस लाइन के, देखो ये ऊपर चला गया जीरो, बेस लाइन से ऊपर चला गया, तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके आगे नेगेटिव लगा दो और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है जीरो के साथ, 1 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 टू कितना हो गया आपका 8 हो गया, 0.08। अब जो भी फाइनल रीडिंग होगी उसमें पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, नेगेटिव एरर ऐड किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप वर्नियर कैलिपर वाला वीडियो देखोगे तो ये तो बिल्कुल इजी है समझना। तो इतनी बात हो गई हमारी किसके बारे में, स्क्रू गॉज के बारे में। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आएगा। ये एनसीईआरटी का आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। Which of the following is the most precise device for measuring length? A vernier caliper with 20 divisions on the sliding scale. Sliding scale होती है बच्चों वर्नियर स्केल। स्लाइडिंग स्केल का क्या मतलब, वर्नियर स्केल। जनरली जो वर्नियर कैलिपर हमने डिस्कस किया था उसमें 10 डिविजन्स होते थे स्लाइडिंग स्केल पे। इसने कितने बोले हैं, 20 डिविजन्स ऑन स्लाइडिंग स्केल। 20 डिविजन्स जो कोइंसाइड, अगर 10 डिविजन्स होते हैं, देखो अगर 10 डिविजन्स होते हैं आपके, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ये कोइंसाइड करते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन से जनरली। और ठीक है, और जो आपके 20 होते हैं, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कोइंसाइड करते हैं 19 मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, इतनी सी बात है बस कि आपके पास अगर 20 वाले 20 वर्नियर स्केल डिवीजन हैं तो वो 19 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करते हैं, और जो 10 होते हैं वो 9 के साथ करते हैं। अब आपके पास 20 दिए हुए हैं, यहां से लीस्ट काउंट निकाल लो, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू इतना mm,
इंटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, आप फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया, लीस्ट काउंट आप सबको कैलकुलेट करना आता है, नहीं तो आप लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया वर्नियर कैलिपर में। तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 20 mm, ये कितनी वैल्यू आ गई 0.05, ठीक है 0.05 है ना, ठीक है इतनी mm आ गई, लीस्ट काउंट आ गया। बी को देखते हैं, अ स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसका अगर लीस्ट काउंट देखो तो पिच डिवाइडेड बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन इतने mm, तो ये कितना आ गया 0.01 mm। आपको पता है लीस्ट काउंट से प्रिसीजन चेक होता है ना, प्रिसीजन जिसका लीस्ट काउंट जितना कम वो उतना प्रिसाइज। सी क्या है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, बच्चों वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की रेंज होती है लगभग 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, रफ सी रेंज अगर हम बोलें तो इतनी होती है। ठीक है, 400 नैनोमीटर का क्या मतलब, माने नैनोमीटर में वैल्यू बात हो रही है, नैनोमीटर का क्या मतलब है, आप अगर 400 भी मान के चलोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 400 इंटू नैनो मतलब 10 की पावर -9 मीटर, है ना। तो आप ये भी बात 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अगर आप सारी वैल्यू मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में भी अगर हम बात करें तो भी ये कितनी आ जाएगी, तो भी ये आ जाएगी 4 इंटू मिलीमीटर में 1000 होते हैं तो 10 की पावर -4 मिलीमीटर, है ना। तो भी ये वैल्यू 10 की पावर -4 में आ रही है, माने इसका जो लीस्ट काउंट है नियरली वो इस रेंज का आ रहा है 10 की पावर -4 में। 10 की पावर -4 की रेंज का मतलब है, हमें रेंज से मतलब है क्योंकि विजिबल लाइट की एक रेंज होती है 400 से लगभग 800 नैनोमीटर तक। तो अगर हम लीस्ट वैल्यू भी कंसीडर करें या मोस्ट वैल्यू भी कंसीडर करें तो वो 10 रेज टू पावर -4 मिलीमीटर की ऑर्डर की है। 10 रेज टू पावर -4 माने क्या 0.001 मिलीमीटर, इस ऑर्डर में बात हो रही है। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट देखो, सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, सबसे कम लीस्ट काउंट है विजिबल, किसका, विजिबल लाइट वाले का। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो विजिबल लाइट के रेंज की क्या करता है, वेवलेंथ को मेजर कर लेता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। लास्ट में लिखा है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैव सेम प्रिसीजन, सेम लीस्ट काउंट होता तो सेम प्रिसीजन होता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक है, तो आपके पास अगर एक स्केल और थ्रेड है, मान लो आप क्या करो, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो एक ये कोई स्केल है और एक थ्रेड है, तो इस थ्रेड को आप क्या करोगे, इस पे आपने क्या कर दिया, इस पे वाउंड कर दिया, बिल्कुल टाइटली वाउंड कर दिया। टाइटली वाउंड करने का मतलब है ऐसे गोल गोल स्प्रिंग की तरह आपने इसको ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह लगा दिया पूरा आगे को, है ना, पूरे स्केल पे हमने क्या कर दिया, जैसे ये है आपका एक एंड ये है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे इसको आपने गोल गोल, लेकिन ये जो टर्न्स है ये बिल्कुल एक के साथ एक, है ना, एक के साथ एक बिल्कुल नजदीक नजदीक आपने इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के रैप रैप कर दिया इसके स्केल के अराउंड। ठीक है, ने रैप कर दिया ताकि बीच में कोई भी स्पेस ना हो। तो ये थ्रेड को रैप कर दो और लेंथ क्या कर लो, मेजर कर लो, लेंथ क्या कर ली इसकी, मेजर कर ली कि भैया ये लेंथ कितनी है, और नंबर ऑफ टर्न्स हम काउंट कर सकते हैं, ये थ्रेड्स हमने काउंट कर लिए और नंबर ऑफ टर्न्स हमने काउंट कर लिए। ठीक, तो हमें क्या मेजर करना है, डायामीटर। तो डायामीटर आपके पास इजीली आ जाएगा, आप डायामीटर क्या कर सकते हो, लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स करोगे तो डायामीटर आ जाएगा। ठीक है, एक थ्रेड को अगर हम स्केल के ऊपर रैप कर दें बिल्कुल क्लोजली कि बीच में थ्रेड्स में कोई स्पेस नहीं है, तो हम थ्रेड की लेंथ मेजर कर लेंगे स्केल पे और नंबर ऑफ टर्न्स मेजर कर लेंगे, तो डिवाइड कर दो इनको, डायामीटर आ जाएगा, माने एक थ्रेड की थिकनेस तो आ ही जाएगी, जो एक सिंगल थ्रेड है उसकी थिकनेस आ जाएगी। ऐसे ही आप शीट्स वाला प्रैक्टिकल भी करते हो, शीट को फोल्ड कर देते हैं, 16 फोल्ड लगा दो, 20 फोल्ड लगा दो, 25 फोल्ड लगा दो और उनको मेजर करते हो आप किससे, स्क्रू गॉज से, फिर डिवाइड कर देंगे लास्ट में उतने से, तो एक शीट की थिकनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेकंड क्या है, अ स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 1 डिवाइडेड बाई 200 mm। Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? तो
अगर सर्कुलर स्केल पे डिवीजन 200 की जगह 500 रख दें, 1000 रख दें, तो उस हिसाब से तो इसका क्या होगा, इसका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, है ना। कि अगर आपको पता है लीस्ट काउंट 1/200 है, अगर डिवीजन 300 करेंगे तो 1/300 होगा, डिवीजन 400 करेंगे 1/400 होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक लिमिट तक ही हम डिवीजन बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई की भी एक रेजोल्यूशन है ना। हमारी जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन ऑफ आई की भी एक लिमिट है कि कहां तक वो डिविजन्स को क्लियरली देख सकता है। अगर डिविजन इतने क्लोज हो गई कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करने लगे तो फिर हम रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर 50 डिविजन्स होते हैं या 100 डिविजन्स होते हैं तो वो 100 डिविजन्स देखना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर 100 डिविजन्स होते हैं तो 100 डिवीजन देखना भी बिल्कुल चैलेंजिंग है, कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है। तो अगर डिविजन्स 200 हो जाते हैं, 400 हो जाते हैं, 600 हो जाते हैं, तो आंख की उतनी रेजोल्यूशन नहीं है कि उतने छोटे सी चीज भी हम देख सके। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो चीज है ना, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर हमें कोई और बड़ा सा मैग्नीफायर ग्लास या कुछ और इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा जिससे हम देख पाए। सी पार्ट क्या है, द मीन डायामीटर ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, आपको ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। The mean diameter of a thin brass rod is to be measured by a vernier caliper. Y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements. So, जितनी ज्यादा मेजरमेंट लेते हैं उतनी ज्यादा हम बोलते हैं कि वैल्यू एक्यूरेट है, उतनी ज्यादा रिलायबल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू की उतनी क्लोज हो जाती है। जितने ज्यादा आप क्या करते हो, जितने बार आप ऑब्जर्वेशंस लेते हो और उनका एवरेज निकालते हो, मीन वैल्यू निकालते हो, क्योंकि मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो जो मीन वैल्यू है वही ट्रू वैल्यू होती है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उनका मीन निकाला जाएगा तो वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज होगा, रेदर देन कि हम बहुत ही कम मेजरमेंट्स लें। इसीलिए जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो 4-5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर उनका मीन निकालते हैं ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मेजरमेंट ले लेंगे। तो अगर 100 लेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके जेई मेंस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, a student measured the length of a rod and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? अब मीटर स्केल, देखो मीटर स्केल से डेसिमल के बाद दूसरी वैल्यू नहीं पता लगती। मीटर स्केल आपको डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक ही बता सकता है। मीटर स्केल आपको इस तरह की रीडिंग दे सकता है 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड जो डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक वैल्यू नहीं बता सकता, तो नहीं। वर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल मैच विद द 9 डिवीजन, माने कौन सा 10 डिवीजन 9 डिवीजन वाला वर्नियर कौन सा होता है, जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 क्या सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ठीक, तो अब सेंटीमीटर में सेकंड डिजिट भी बता दे रहा है, तो देखो सेंटीमीटर वाली स्केल में हमें सेकंड डिजिट तक वैल्यू मिल रही है, तो ये बता सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। वर्नियर कैलिपर हमें ये बता सकता है। मेन स्केल हैज 10 डिवीजन एंड इन 1 सेंटीमीटर। अ स्क्रू गॉज हैविंग 100 डिविजन्स, माने कौन सा स्क्रू गॉज, ये वाला जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा स्क्रू गॉज जिसका लीस्ट काउंट क्या है 0.001 सेंटीमीटर। ये सी पार्ट में लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि आप मिलीमीटर में बात करोगे तो मिलीमीटर में इतना है 1/100 mm। तो ये तो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट तक भी बता देता है, तो यहां तो हमें सेकंड डिजिट तक की रीडिंग आ रही है। और इसके बाद क्या है, डी वाले का अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे तो डी वाले का लीस्ट काउंट है 1/50 mm, और ये भी हम निकाल चुके हैं, ये कितना है 0.02 mm, या इसको आप लिखना चाहें तो 0.02 सेंटीमीटर। ये भी डेसिमल के बाद आपको थर्ड डिजिट तक वैल्यू बताता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm. द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर। ठीक है, आपके पास क्या है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको पता है क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
divisions on circular scale. Number of divisions on circular scale. तो least count of the main scale of a screw gauge is 1 mm. तो least count of main scale. मेन स्केल का लीस्ट काउंट माने पिच, तो ये क्या दे रखी है, पिच दे रखी है आपको, पिच की वैल्यू कितनी आ गई 1 mm. नंबर ऑफ डिविजन आपको निकालने, इसको n बोल देता हूं मैं. द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर, हमें मेजर कितना करना है, कम से कम इतना मेजर करके बता दे, 5 माइक्रोमीटर. माने ये जो 5 माइक्रो माने 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ये जो 5 माइक्रोमीटर है यही तो हमारा क्या हुआ, लीस्ट काउंट हुआ. ठीक है, इतनी हम मेजर करना चाहते हैं ना, कि इतनी वैल्यू मेजर करके दे, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर करके कोई इंस्ट्रूमेंट दे सकता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट. तो हम जो मेजर करना चाहते हैं ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया 5 माइक्रोमीटर. 5 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो यहां से n निकाल लेते हैं. 1 mm, मिलीमीटर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर. तो अब इसको आप इजीली कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा. 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 माने 1000 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया ये 200. तो आपके नंबर ऑफ डिविजन्स कितने चाहिए, 200 चाहिए. सर कई बार स्क्रू गॉज को ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू. माइक्रोमीटर स्क्रू बोलने का मतलब है क्योंकि ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर की वैल्यू मेजर करके देता है, तो इसको माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोलते हैं. ठीक है, तो कई बार अगर बुक में ऐसा लिखा हो कहीं पे माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू का यही मतलब है कि ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर की वैल्यू मेजर करके देता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. 2 full turns of the circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm. माने 2 full turns से, है ना, 2 full turns, 2 कंप्लीट जो टर्न्स हैं वो कितना कवर करते हैं 1 mm. अच्छा, एक टर्न जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, उतनी पिच स्केल होती है. यहां पर 2 फुल टर्न से क्या लग रहा है, वो कवर कर रहा है 1 mm. तो एक फुल टर्न से कितना होगा, एक फुल टर्न कितना आ गया 1/2 mm, माने 0.5 mm. और एक फुल टर्न में जितना डिस्टेंस कवर करता है यही तो पिच होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, पिच. तो माने पिच आ गई आपकी 0.5 mm. ठीक है, ऑन इट्स मेन स्केल, मेन स्केल पे ये डिस्टेंस कवर हो गई. तो मेन स्केल पे जो सबसे छोटी रीडिंग है इस बार वो कितनी है, 0.5 mm है. जनरली 1 mm होती है, लेकिन अब इस बार 0.5 mm है. उस पर डिवीजन जो सबसे छोटा है वो 0.5 mm है. वो क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है. द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50. तो सर्कुलर स्केल डिविजन्स आपके कितने आगे, 50 आगे. ठीक है, 50 सर्कुलर स्केल डिविजन्स है. तो लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हो. आप लीस्ट काउंट कितना निकाल दिया, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना, यही आ गया, इतना लीस्ट काउंट आ गया. तो इसको आप सॉल्व कर लो. ठीक है, कितना आ गया ये 1/100 ही तो हुआ, ये सेम ही आ गया 0.01. ठीक है, डेसिमल हटाओगे 5/500, 1/100 0.01 mm. चलिए, तो लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03. तो नेगेटिव जीरो एरर है, और नेगेटिव जीरो एरर फाइनल रीडिंग में क्या होगा, ऐड होगा, minus 0.03 mm. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading 3 mm. मेन स्केल रीडिंग आपको दी है, क्या क्या गिवन है, मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी है 3 mm. And the number of circular scale divisions in line with the main scale are 35. तो आपके जो n है 35 है वो. ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग होगी, जो रीडिंग होगी, रीडिंग क्या बताई थी आपको, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. अच्छा, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 3 mm,
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, n इंटू लीस्ट काउंट। तो ये कितना आ गया 3 mm प्लस n कितना है 35 पे क्या कर रहा है, बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट आप निकाल ही चुके हो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3.35 mm। अब ये रीडिंग है, ये आपकी क्या है, ये रीडिंग है, क्योंकि एरर भी है इंस्ट्रूमेंट में, क्या है एरर भी है, तो करेक्ट रीडिंग लिखनी पड़ेगी हमें, करेक्टेड रीडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं लीस्ट काउंट इधर ही लिख देता हूं 0.01 mm। ठीक है, इसको मिटा देता हूं और यहां पे करेक्ट रीडिंग लिख देता हूं। तो अब हमारी जो करेक्टेड रीडिंग है नाउ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो हम कौन सी रीडिंग लिखेंगे, करेक्टेड रीडिंग। करेक्ट रीडिंग क्या होती है, फाइनल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप 3.35 mm और माइनस जीरो एरर कितना है, माइनस 0.3। आपको मैंने वैसे ही डायरेक्ट हमने डिस्कस किया है कि नेगेटिव जीरो एरर को ऐड कर देते हैं फाइनल रीडिंग में। आप 3.35 में सीधा जीरो एरर को, इस वैल्यू को ऐड कर दो तो सीधा आपके पास आंसर डी बन गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.38 mm। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, जब भी आप एरर दिया होता है आप रीडिंग निकालिए, अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट कर दो रीडिंग में से वैल्यू, आंसर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड कर दो फाइनल रीडिंग में। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया, फिफ्थ बी हो गया। तो ये था आपका स्क्रू गॉज। ठीक है, इतना आपको समझ आ जाएगा तो आप कर लोगे, बाकी प्रैक्टिकल में जब करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तीन तीन रीडिंग्स लोगे और उसका एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो क्या था इसमें स्क्रू गॉज में, सबसे पहले होता क्या है, कुछ नहीं, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर की तरह, बस उससे भी छोटे वैल्यू मेजर करके देता है। वो मिलीमीटर के 10th पार्ट तक मेजर करके देता है, ये मिलीमीटर के 50th पार्ट तक, 60th पार्ट तक, 100 पार्ट तक मेजर करके हमें वैल्यू देता है। वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू होता है, उसको रोटेट करो आगे पीछे तो रोटेट कर सकते हैं हम। यूज क्या है, डायमीटर ऑफ अ थिन वायर हम मेजर करते हैं इसकी हेल्प से, डायमीटर ऑफ अ थिन वायर एंड थिकनेस ऑफ शीट मेजर करते हैं। शीट्स को फोल्ड करते हैं 12 13 15 या 20 फोल्ड करते हैं और फिर मेजर करते हैं, डिवाइडेड बाई 20 कर देते हैं तो एक शीट की थिकनेस आ जाती है। आफ्टर दैट लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है इसका पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। फिर पिच है क्या, पिच क्या है कि मेन स्केल पे जो एक डिवीजन है वही पिच है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन। मेन स्केल को ही पिच स्केल बोलते हैं। जनरल जो हमारे स्क्रू होते हैं उनमें 0.01 mm होता है, लेकिन याद नहीं कर लेना है, देख लेना है क्वेश्चन में, पढ़ लेना है कि क्या है। रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग यहां पर भी क्या, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। जीरो एरर आपको पता ही है, जीरो एरर माने जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल और बेसलाइन कोइंसाइड नहीं करते हैं, जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं जो भी उसके मेजरिंग फेसेस है। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव को ऐड करते हैं, और निकालना कैसे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन हमने निकाल के देखा। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट में देखो, ये स्क्रू गॉज हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। ये छोटी सी चीज है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, तो मैंने सोचा ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, जैसे छोटे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, प्रैक्टिकल डिस्टेंसेस, आपके पास माइक्रोमीटर होता है, आपके पास नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। एटॉमिक लेवल के डिस्टेंसेस को आप एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। वैसे ही जो बहुत लार्ज डिस्टेंस होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होते हैं, उनके लिए भी कुछ यूनिट्स होते हैं। जनरली 3 यूनिट्स होते हैं हमारे पास। पहला क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस, या सन की अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। एवरेज डिस्टेंस की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई अर्थ से सन की डिस्टेंस या सन से अर्थ की डिस्टेंस चेंज होती रहती है, तो उसके एवरेज की बात की जा रही है। इसीलिए आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो वो डिस्टेंस चेंज, कोई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है कि फिक्स डिस्टेंस है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जैसे आपका यहां पे मान लो सन है, तो अर्थ का कुछ ऐसे इस तरह का कुछ ऑर्बिट है, तो ये डिस्टेंस क्या होती रहती है, ये डिस्टेंस चेंज होती रहती है। आगे आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे भी, ये देखो डिस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे।
तो आगे आप पढ़ोगे भी ग्रेविटेशन में, इसीलिए एवरेज की बात हो रही है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये सारे किसके? डिस्टेंस के यूनिट हैं ये सारे, ये बात याद रहे, ये सारे डिस्टेंस के यूनिट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लाइट ईयर। लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम में लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है नियरली 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। मैंने लाइट ईयर जो है ये बिगर यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ठीक, अब इससे भी बिगर यूनिट है पार्सेक। पार्सेक क्या है? या पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पार्सेक क्या है? द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। जब आपके पास कोई आर्क है जो कितनी है? जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है। बेसिकली ये सन है, देखो डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है? सन है, और सन यहां पर हमने अर्थ रखा है, और हम ये मान के चल रहे हैं ये जो डिस्टेंस है ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है अर्थ और सन के बीच की। तो ये आर्क हो गई। जब ये अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस का जो एंगल होगा, है ना, एंगल कितना? कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट तक ये अर्थ से, आप सन से एक स्ट्रेट लाइन खींचो सीधा एक्सिस के थ्रू, है ना, क्योंकि अर्थ इसके गोल गोल घूम रही है तो ये एक्सिस हो गई। और अर्थ से हमें क्या करना है? एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर एंगल कितना बन जाए? 1 सेकेंड का। तो तब जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा उस टाइम पे, उसको क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक बोलेंगे, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि क्या पता, देखो अर्थ से अगर यहां तक के लिए हम एंगल गिराएं तो ये एंगल होगा मान लो कितना? 30 डिग्री है। फिर आगे अगला पॉइंट ढूंढा एक्सिस पे, तो यहां पर एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री हो गया। अगला पॉइंट ढूंढा एक्सिस पे, ऐसे ऐसे जब एंगल डिक्रीज करते करते 1 सेकेंड हो जाएगा, तब जो डिस्टेंस मिलेगा सन से उस पॉइंट का, वो डिस्टेंस क्या होगा? वो 1 पार्सेक होगा। ठीक है, तो पार्सेक जो है अभी तक इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है। पार्सेक देख के देखो, पेपर में कई बार एमसीक्यू आता है कि भाई कौन सा लेंथ का यूनिट है, कौन सा टाइम का, या कुछ ऐसे आता है। पार्सेक देख के पीछे सेकंड लगा है, इसका मतलब ये नहीं मान लेना है कि ये टाइम का यूनिट है। ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्टेंस के यूनिट है, लेंथ के यूनिट है, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। ठीक है, तो ये लेंथ के लार्ज यूनिट्स थे। स्मॉल यूनिट्स हमने मीट्रिक प्रीफिक्सेस में डिस्कस किए ही है ना। नैनोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, है ना, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर 1 है वो क्लोज हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसको शुरू से कंप्लीट रिवाइज भी कर सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर हम जल्द ही शुरू करेंगे, और सेकंड चैप्टर होगा हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली सेकंड यूनिट है हमारा काइनेमेटिक्स, जिसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और वो पढ़ने के लिए, वो सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप और ट्रिग्नोमेट्री आनी बहुत जरूरी है। तो बेसिक जो बेसिक्स हैं आपके किसके? डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के और स्लोप के, मेक श्योर आप वो रिवाइज कर लें। उसके बिना आगे वाले चैप्टर आपको नहीं तो प्रॉब्लम करेंगे, आपको इतने अच्छे से समझ से नहीं आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो रिवाइज करें ही करें, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सके तो साथ में स्लोप, क्योंकि स्लोप समझोगे तो ही डिफरेंशिएशन समझ आएगा, तो स्लोप और ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में।